नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो हम कर रहे थे एचपी टेट के लिए बायोलॉजी का पोर्शन। तो कल की वीडियो में हमने किया था सेल के बारे में। इसमें हमने कुछ ऊपर ऊपर से जाना था सेल के ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। ओके, तो आज मैं उन्हीं को ही आपको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आपका डीएनए और आपका आरएनए। ओके, तो कल की वीडियो हमने ये सब कर लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो, माइटोकॉन्ड्रिया की आपको दो तीन चीज़ें जो हो याद रखनी है। एक तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन जो है ऑर्गेनली रहती है। इसमें दो मेम्ब्रेनें होती हैं इस ऑर्गेनली में। और आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ एम माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए ही पास होता है मदर से, जो कि अनचेंज रहता है, यानी कि मदर से ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया पास होगा आपके अंदर। ओके, ये भी आपको पता चलना है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने पढ़ा था कि सेल्फ रेगुलेटिंग आपका ऑर्गेनली रहती है, यानी कि इसके पास अपना खुद का क्रोमोसोम होता है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं एम्प्टी डीएनए हैज इज पास डाउन बाय द मदर अनचेंज टू ऑल हर चिल्ड्रन बोथ मेल और फीमेल, यानी कि सभी में मदर से ही आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जाता है। ओके, चलिए नॉर्मल सी बात थी। अगला देखेंगे, अब अगले में देखेंगे हम थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ कि किस तरह से मेकिंग अ थ्री पेरेंट एम्ब्रियो, किस तरह से इसमें क्या क्या चेंजेस इसमें रहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी ये आपका इसमें नहीं आएगा आपके टैट वगैरह में, थोड़ा सा ये थोड़ा सा हाई लेवल हो गया इसमें थोड़ा सा। अब देखिए, अब इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल विद इन अ सेल, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला था सेल्फ रेगुलेटिंग आपका ये ऑर्गेनली रहती है। ओके, उसकी क्या रहती है, दो मेम्ब्रेनें रहती हैं इसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की टू मेम्ब्रेन्स जो है वो रहती हैं, और ये ओनली आपका यूकेरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं आपका एनिमल सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सेल में। ओके, द एरोबिक फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन यूकेरियोट अक्कर विद इन ऑर्गेनली कार्ड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो सेल के अंदर की सेलुलर लेवल में जो रेस्पिरेशन होगी वो आपकी कहाँ होगी। अगर पूछें कि सेल में भी रेस्पिरेशन कहाँ होगी, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहती है। इसको मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जितना भी एटीपी बन रहे हैं, देखो एटीपी एटीपी एटीपी, आपको पता है कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ओके, सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए और ऑक्सीजन। अब फूड को जलाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसी के अंदर क्या होगा आपका, पूरी आपका जैसे क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। क्रेब साइकिल के बाद देखो पायरुविक एसिड C3 साइकिल, सॉरी C3 साइकिल नहीं, पायरुविक एसिड साइकिल ये अलग चलता है ना, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हुई, फिर क्रेब साइकिल चला, यहाँ से एटीपी निकला, फिर क्रेब साइकिल के बाद NAD यहाँ गया, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई और यहाँ पे दोबारा से आपका ATP निकला, और फिर यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपका वाटर बाहर निकला। क्योंकि आपको पता है कि जब भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलते हैं। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट मोस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी नीड टू पावर द सेल बायोकेमिकल रिएक्शन, कि वही है कि एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। देखिए केमिकल आपके खाने फूड वगैरह है, एटीपी मेटाबॉलिज्म हुआ तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, वही है। एटीपी की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जो कौन प्रोड्यूस करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। ओके, लाइसोसोम्स ये हमने कल पढ़ लिया था। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने की थी 1955 में। इनको सुसाइजल बैग, डिस्पोजल बैग, एटम बॉम्ब, क्लीनर्स ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है ये हम आज अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें क्या होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ द फूड रहती है, मतलब फूड इसके अंदर डाइजेस्ट होता है। फिर आपका जो भी रिपेयरिंग रिपूरिंग होगी, आपका कोई सेल कहीं रप्चर हो गया तो सेल का कुछ चीज़ रप्चर होगी तो वो भी यहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन एक्सेस वर्म आउट सेल पार्ट्स। अब इसमें देखिए, जो भी अगर कुछ फॉरेन पार्टिकल आया, वायरस बैक्टीरिया है, तो उसको खाने का काम भी ये करता है। फैगोसाइटोसिस के थ्रू इनका होता है ना, देखो सूडोपोड ये आपने अमीबो में पढ़ा होगा ना, तो सारा उसी प्रोसेस के थ्रू इसको मतलब इनको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह। ओके, ये कुछ देखो सेल आया, मतलब ये अलग प्रोसेस है, इसको छोड़िए। आप सिंपल याद रखिए कि ये फॉरेन पार्टिकल के सेल को खा जाता है, बस खत्म। इफ़ द सेल डैमेज, अगर आपका कोई सेल डैमेज हो गया बियॉन्ड रिपेयर, लाइसोसोम कैन हेल्प इट
टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ एपोप्टोसिस। कई बार पूछ रहे जाते हैं कि एपोप्टोसिस का दूसरा नाम क्या है, तो वो रहती है आपकी सेल डेथ। कई बार हो गया कि कुछ सेल रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं है, तो भाई ये उनको गोली देगा कि भाई मरने की दवा देता है, मतलब ये याद रखें। तो यही है काम उसका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने कल देख लिया था। फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमने देखा था कल। फिर इसकी किसने की थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was observed with the light microscope by गार्नियर इन 1897 में। ठीक है, गार्नियर ने इनकी खोज की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा सा और, ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया। एक और है स्लाइड, इसको मैं दिखाता हूँ। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं ताकि कुछ भी चीज़ हुआ आ जा सके इसके अंदर। अब न्यूक्लियस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन और मैनेजर ऑफ द सेल। आपको पता है कि ब्रेन कहा जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं। द न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन आरबीसी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपका आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो सीप ट्यूब सेल्स होते हैं प्लांट में, उनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अब न्यूक्लियस चार पार्ट होंगे इसके, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियोलस, एक क्रोमेटिन और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होगी तो वो यूकैरियोटिक सेल, अब प्रेजेंट नहीं हुई तो प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोलस इज द पर्पल कलर इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज़ सीन इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम ना जो स्पिंडल बनाता है ना, ऐसे इस तरह का स्पिंडल बनाता है जिसमें क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे डिवाइड होंगे ना सेल डिवीजन के टाइम पे, तो वो कौन बनाता है? आपका न्यूक्लियोलस बनाता है। फिर है क्रोमेटिन, इट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट मेक ऑफ ए डीएनए, जो डीएनए से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि फ्लूइड जैसा होता है। अब न्यूक्लियस, सम एसिड्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस विच आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड दीज आर डिस्कवर्ड बाई, या इसको देखो किसने किया था डिस्कवर, इसको फ्रेडिश माइशर ने किया था। और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है, और आरएनए जो है सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने की थी? किसने की थी आपकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की? लिखना आपको आता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दी थी? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के बाद आ गया आपका डीएनए। ये आपका डीएनए है, इसके अंदर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, ये देखिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये बनता किससे है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। अब जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है आपका शुगर, एक होता है नाइट्रोजनस बेस, और एक होता है फॉस्फेट। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ तो स्पीड को कम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो टॉपिक ख़त्म करना है और मैं बहुत लंबी लंबी वीडियो बन रही हैं तो आप देखते तो हो नहीं। तो अगर जो कोई देख रहा है फिर वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। तो चलो देखते हैं नाइट्रोजनस बेस। एक होता है आपका प्यूरिन और एक होता है आपका पेरीमिडीन। प्यूरिन दो होते हैं, एक होता है आपका एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। इनका स्ट्रक्चर बहुत डिफिकल्ट होता है बनाने में। और पिरिमिडीन तीन तरह के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल। ओके, ये याद रखिए। प्यूरिन में सिर्फ आपका ए और जी आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल आपका पिरिमिडीन में आते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस डीएनए में कौन कौन सी होंगे? एटीजीसी, एटीजीसी होते हैं आपके डीएनए में, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होगा आपका डीएनए में। और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? आपका यूरासिल आ जाता है। और ये भी थोड़ा सा आपको ये भी देखें कि हमेशा ऑलवेज ए के साथ टी ही आपका बॉन्ड बनाएगा और सी के साथ जी ही बॉन्ड बनाएगा। ओके, जहाँ पे टी नहीं होगा वहाँ पे यू आ जाएगा। अब कह रहा है इन केस ऑफ आर एन ए करेंगे हम तो यहाँ पे टी की जगह यू आ जाएगा। वैसे तो ये क्या रहेगा आपका, आपका ए के साथ टी ही आता है ना, बाकी वो अलग चलता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किस किस से मिलके बना होता है? अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट बॉन्ड को निकाल दें तो बन जाता है आपका आपका न्यूक्लियोसाइड। यानी कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या बनते हैं? शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियोसाइड में शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं।
और जो आपका एडेनिन है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि ए जो है, जो आपका ए है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड, और आपका साइटोसिन होगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपका ग्वानिन के साथ, ये आपको कंफर्म करना है। बाकी इनका हेलिकल का स्ट्रक्चर है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम में आगे आपको करवाऊंगा। देखिए ये वाली प्रोसेस सेंट्रल डोगमा की प्रोसेस है, ये वाली सारी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर डीएनए से डीएनए बना तो हम उसको कहेंगे रेप्लिकेशन, जैसे फोटोकॉपी होती है तो हम उसकी रेप्लिका निकालते हैं। तो डी पहले होगा, जैसे आपका सेल की डीएनए जो से प्रोटीन कैसे बनेगा, तो ये वाली प्रोसेस है ये वाली। अगर डीएनए से डीएनए बनाना हो तो सबसे पहले होगा रेप्लिकेशन, पॉलीमरेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है। फिर डीएनए से बनता है आरएनए, तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आपका ट्रांसक्रिप्शन। फिर आता है आपका आरएनए से प्रोटीन बनाने की विधि को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये है, तीन चीज़ें आती हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। आपने बीएससी के टाइम में ये बहुत पढ़ा होगा, मैंने तो एमएससी की थी उस टाइम भी मैंने ये बहुत मतलब पढ़ा था। ओके। आरएनए इज द, जो आरएनए किस में प्रेजेंट होगा आपका, आरएनए प्रेजेंट होता है आपका वायरसेस वगैरह में, उनका उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो, मतलब उनका डीएनए, उनमें डीएनए नहीं होगा, उनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ये याद रखें बस आपका अपना। ठीक है। आरएनए इज कन्वर्टेड टू डीएनए अपॉन एंट्री इनटू द बॉडी बाय द वायरस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हेन डीएनए इज, व्हेन द वायरस एग्जिस्ट द बॉडी, एग्जिस्ट द बॉडी, इट कैन चेंज द डीएनए टू आरएनए, इसको ट्रांसक्रिप्शन। और एप्लीकेशन इसको छोड़िए, मैंने आपको बता दिया। अब है एक और, तो आपका हमने डीएनए देख लिया, अब हम आरएनए की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अपना क्या कर रहा हूँ मैं, ये राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनेगा, इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी हम कहते हैं। तो और ये सबसे छोटी आपकी सेल सेल के अंदर मतलब क्या है, ऑर्गेनेली है। राइबोसोम इज सेलुलर पार्टिकल मेड ऑफ आरएनए, आरएनए से मिलके बने होते हैं राइबोसोम्स, दैट सर्व्स एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। आरएनए से मिलके बने होंगे और ये प्रोटीन फैक्ट्री हैं, ये याद रखें। इसकी खोज किसने की थी, EM GE पैलेड ने की थी 1955 में। और टर्म राइबोसोम किसने दी थी, साइंटिस्ट थे रिचर्ड R रॉबर्ट, उन्होंने ये टर्म जो है दी थी। ओके। राइबो मतलब कण और सोमा मतलब प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन से ये मिलके बने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किचन ऑफ द सेल भी इनको शायद कहा जाता है ना, किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है अभी। चलिए देखते हैं हम इसमें। राइबोसोम्स आर द वर्क प्लेस ऑफ द प्रोटीन बायोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन mRNA इनटू प्रोटीन, किस, जब mRNA तो प्रोटीन बनता है ना ट्रांसलेशन में, तो इन्हीं के थ्रू जो हो वो बनता है। ठीक है। इट इज़ फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल, हैंस कॉल्ड द यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल। यूनिवर्सल कंपोनेंट इनको सेल का कहा जाता है। स्मॉलेस्ट सेल की ऑर्गेनली होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आरएनए तीन तरह के होंगे, एक mRNA मैसेंजर आरएनए, एक होता है tRNA ट्रांसपोर्ट आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, पहला डिफरेंस का इनमें क्लियर हो गया। सेकंड, mRNA इज मैनुअल, एक प्रकार का एक गाइड होता है, और tRNA अमाइनो एसिड को लेके जाता है, और आरएनए जो है वो फैक्ट्री है एक तरह की। ठीक है। अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे, फिर बाद में प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन का मोनोमर क्या रहता है, अमाइनो एसिड रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होगा आपका mRNA, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोटीन, मतलब कौन सी प्रोटीन बनानी है तो मैसेंजर आरएनए उनके पास लेके जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट आरएनए कैरी करेगा अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी कि इसने दिया मैसेज इसको कि कौन से वाला सामान चाहिए भाई, कौन से वाला प्रोटीन बनाना है। फिर ये जाएगा, इसको पता लगेगा कि कौन सा वाला सामान चाहिए, ये ट्रांसपोर्ट करेगा कच्चा माल, यानी कि यहाँ से अमाइनो एसिड लेके जाएगा फैक्ट्री के पास कि भाई भाई जी प्रोटीन बनाओ। ठीक है, ये काम है इसका। तो राइबोसोम्स प्रेजेंस इन द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं, ये क्लोरो क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनमें ये प्रेजेंट रहता है, ये याद रखें आप। ये कितनी क्वांटिटी रहती है, ये 10 मिलियन पर सेल के हिसाब से। फंक्शन क्या रहता है, बिल्डिंग प्रोटीन ऑन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाने का काम mRNA का रहता है। ठीक है। ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस बताई हुई है यहाँ, एक ट्रांसलेशन का प्रोसेस का। कोडोन क्या होता है, कोडोन क्या होता है मुझे ये बताइए, कोडोन क्या होता है, एक कमेंट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज़ कोडोन। ठीक है। स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है, ए स्टॉप कोडोन क्या होते हैं ना, ये मुझे बताना है। 3 नंबर के कुछ, तीन तीन कुछ होता है, ये मुझे बताना क्या होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल, द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड वैक्यूल।
दिस विच वाज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, जिनको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आपके वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। ओके, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? स्पेल नाजानी ने इसको सबसे पहले किया था प्रोटोजोन में। इट इज़ फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल एंड क्या स्टोर करता है ये? वाटर, फूड और मिनरल्स को स्टोर करता है। ओके, और वैक्यूल का नामकरण किसने किया था इसका? ये किया था फ्लेक्स डुजार्डिन ने किया था, फ्लेक्स डुजार्डिन। फिर वैक्यूल देख लेते हैं हम वो थोड़ा सा और इसके बारे में। वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल का वैक्यूल ज़्यादा बड़ा होता है, वहीं एनिमल सेल का छोटा होता है। वैक्यूल को क्या कहते हैं? पॉकेट्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ वैक्यूल्स आर मोर इन न्यू सेल, बट जब जैसे बड़ा होता जाएगा इसका नंबर जो है कम होते जाएंगे। गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने एक जो है वो कल पढ़ा था। मदर ऑफ द सेल भी कहा जाता है गोल्जी एपरेटस को। ठीक है, 3 स्लाइडें अभी हैं, तो उसमें आगे सबसे पहले गोल्जी एपरेटस फाउंड इन द यूकेरियोट में पाया जाता है। और इसको और क्या कहा जाता है? इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी इसको कहा जाता है। सिंस इट एक्ट एज ए बाइंड प्रोटीन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अच्छा, ये क्या करता है? आपका बाइंड प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, प्रोटीन को बांधने का काम करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? ठीक है, मदर ऑफ द सेल कहते हैं, पैकर ऑफ द सेल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड तो इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिड में ही आता है आपका क्लोरोप्लास्ट वगैरह। किचन ऑफ द सेल, हाँ ये है, किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? आपको प्लास्टिड को कहते हैं। ये मैं जिसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। दिस सेल ऑर्गेनली विच इज एब्सेंट इन एनिमल, देखो ये एनिमल सेल में नहीं होगा, ग्रीन प्लांट्स में ही होगा। ओके, यूग्लिना इज कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन द, यूग्लिना किस में आता है मुझे बताना? यूग्लिना किस में आता है? ये आपका कौन सी फाइलम में आता है? आपका पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में आता है या किस में आता है? ये ठीक है, मुझे बताना ये। या फिर एकानोडर्मेटा में, एकानोडर्मेटा नहीं, सिल प्लेटीहेल्मिन्थस में आता है, किस में आता है मुझे बताना इसका? यूग्लिना। फिर नेक्स्ट है हमारा निमेटोडा, निमेटोडा में आता है शायद ना, किस में आते हैं? यूग्लिना, अमीबा वगैरह किस में आते हैं मुझे बताना है इसका। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने करवाया अभी एनिमल किंगडम में आपको वो, तो बताना मुझे कंफर्म करके। तो कनेक्टिंग लिंक के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द विच ऑर्गेनिज्म इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स? तो यूग्लिना है, कुछ इस तरह की शेप होती है इसकी। यहाँ पे इसका एक फ्लैजेला अलग होता है। अब ये मोटाइल है तो ये एनिमल की तरह बिहेव करता है। ग्रीन है, ग्रीन कलर का है, मतलब इसमें क्या है? मतलब इसमें पिगमेंटेशन है ग्रीन कलर की, खाना जो है खुद बना सकता है अपना ये। ठीक है, तो ये दोनों का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, यानी कि कुछ कैरेक्टर इसके एनिमल की तरह हैं, कुछ इसके प्लांट की तरह हैं। इट इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड द कलर टू द फ्रूट। क्या है प्लास्टिक का काम? फ्रूट या फिर किसी को कलर प्रोवाइड करवाना। इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। प्लास्टिक 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, श्वेतकरण, पर्ण पर्णकरण और आपका 3 तरह के होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। इनमें अच्छे से देख लें। अब माइटोसिस में क्या होगा? माइटोसिस में क्या होगा आपका कि पहले तो होती किस में, ये आपको पता होना चाहिए। माइटोसिस होगी सोमैटिक सेल में, मियोसिस होगी आपकी जर्म सेल में, जैसे आपके गैमीट्स बनते हैं। अब गैमीट्स बनेंगे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो अगर गैमेट नहीं बनाने होंगे, 46 का 46 ही बनाने हैं, तो ये कौन सा काम आएगा आपका? माइटोसिस होगी। ये सोमैटिक सेल में होती है, सेक्स सेल को छोड़कर हर किसी में होती है, फॉर एग्जांपल नाक कान हर किसी में होगी। वहीं आपकी मियोसिस, इसमें क्या होगा? 46 सेल हैं, तो ये आपका वही चल जाते हैं इसमें 23 एक में, और 23 एक में, 23 दूसरे में। ठीक है, यानी कि ये डिवीज़न हो गया वही। फिर मान लीजिए कि 23 आपके फादर से आए, तो 23 आपकी मदर से आए, तो ये दोबारा से 46 हो जाते हैं, यानी कि ये सारे काम कौन करता है? मियोसिस करता है। ठीक है, इसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, और मियोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। गेमीट्स वगैरह बनाने में एक काम करता है ना, जिनमें कौन सा आपका सेक्स कौन सा होगा, मेल बनेगा फीमेल बनेगा, ये सारा काम यही यही करता है। ये कहाँ होती है? एग सेल में और स्पर्म में होती है। ओके, तो ये था आपका लिए टॉपिक, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन अब ख़त्म होती जा रही है, जैसे व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बनाते रहेंगे, कोई चक्कर नहीं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्ति यहाँ पे।
ओके। और बाय द वे मैं बता दूं, मैं टैट की तैयारी करवा रहा हूँ, पर मेरा ऑलरेडी टैट जो है क्वालिफाई है, मैंने फर्स्ट टाइम ही मतलब क्वालिफाई कर लिया था। तो ऐसा ना सोचे कि कोई नौसिखिया पढ़ा रहा है, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त यहाँ पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।